Hello students, welcome you. Today I will explain about long-term market, axis long-term market, perfect competition and perfect main features of perfect competitions with schedules and diagrams. दीर्घकालीन बाजार जब उत्पादक के पास इतना पर्याप्त समय होता है कि वह मांग के अनुरूप पूर्ति को परिवर्तित कर सकता है तो उसे दीर्घकालीन बाजार कहते हैं, क्योंकि उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव होता है। मांग के अनुरूप पूर्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल में उत्पादक स्थिर तथा परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करके वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुरूप परिवर्तित कर सकता है। जैसा कि दीर्घकाल से तात्पर्य है 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 6 महीने, तो हमारे पास इतना अधिक समय होता है कि हम उपभोक्ता की डिमांड को समय के रहते हुए हम अपनी पूर्ति को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो उपलब्ध साधन है उन संसाधनों में परिवर्तन करके नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके नए नए प्रविधियों का प्रयोग करके पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से उपभोक्ता की मांग के अनुरूप उसकी मांग को सेटिस्फाई किया जा सकता है, पूर्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दीर्घकाल में हमारे पास इतना पर्याप्त समय होता है कि हम मांग के अनुसार पूर्ति को उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले साधनों में परिवर्तन करके उसे बढ़ा सकते हैं तथा उपभोक्ता की मांग को पूरा कर सकते हैं। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि OX अक्ष पर मात्रा तथा OY अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। यहाँ पर पूर्ति रेखा SQ है तथा डिमांड कर्व DD है, जो एक दूसरे को बिंदु E1 पर काटती हैं। E1 संतुलन का बिंदु है, जहाँ पर कीमत OP तथा मात्रा OQ है। लेकिन अगर देखा जाए तो अति अल्पकाल में पूर्ति में थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे यह कर्व रेखा SPS हो जाती है और SPS पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण हमारी मांग में वृद्धि हो जाती है, जिससे DD कर्व बढ़ करके D1 D1 हो जाता है, जो SPS को E बिंदु पर काटता है। E संतुलन या साम्य का बिंदु कहलाता है, जहाँ पर हमारी कीमत OP2 हो जाती है तथा कीमत OP2 होने पर उत्पादित की गई मात्रा OQ2 होती है। लेकिन यहाँ पर दीर्घकालीन बाजार है तो हमारे पास पर्याप्त समय है। लॉन्ग प्रोसेस सप्लाई कर्व जो है LPS है, जो कि D1 D1 मांग वक्र को E2 पर काटता है, जो कि कीमत स्तर OP1 तथा उत्पादित की गई मात्रा OQ1 है। तो दीर्घकालीन बाजार में E2 संतुलन या साम्य का बिंदु कहलाएगा, जहाँ पर कीमत OP1 तथा मात्रा OQ1 होगी। अति दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार में हमारे पास पर्याप्त समय होता है। हम उपभोक्ता की मांग को तथा पूर्ति को दोनों ही पक्षों में परिवर्तन संभव होता है। इसमें इतना अधिक पर्याप्त समय होता है कि हम पूर्ति के साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे नए नए उत्पाद, नए प्रविधियां, नए आविष्कार इत्यादि में परिवर्तन कर सकते हैं तथा उपभोक्ता भी अपनी फैशन, अपनी रुचि, अपने स्वभाव इत्यादि में परिवर्तन कर सकता है। यहाँ तक कि जनसंख्या के आकार में भी परिवर्तन होने से
मांग में परिवर्तन संभव होता है तथा पूर्ति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसे हम अति दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बाजार का वर्गीकरण बतलाया था, आज मैं आपको प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कैसे करते हैं। प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण तालिका द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया, क्षेत्र के आधार पर, वस्तु के आधार पर, समय के आधार पर तथा प्रतियोगिता के आधार पर। तो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण किया जा सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार तथा अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता के 3 भाग होते हैं: एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकार तथा द्वयाधिकार। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है क्या? बाजार की एक ऐसी अवस्था जहां पर वस्तुओं के बेचने वाले तथा खरीदने वाले क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। इस बाजार में दोनों ही पक्षों को, अर्थात क्रेताओं तथा विक्रेताओं को पूर्ण रूप से जानकारी होती है। बाजार में स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है। समस्त बाजार में वस्तु विशेष की केवल एक ही कीमत प्रचलित होती है। यह एक काल्पनिक अवधारणा है। पूर्ण प्रतियोगिता उस समय पाई जाती है जिस समय प्रत्येक उत्पादन की उपज की मांग पूर्ण लोचदार हो। इसका तात्पर्य है कि बाजार का वह स्वरूप जिसमें क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण वस्तु विशेष की कीमत को कोई भी फर्म प्रभावित नहीं कर सकती। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा की गई पूर्ति तथा मांग के साम्य के द्वारा निर्धारित होता है। इसमें विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जिससे कि एक विक्रेता की पूर्ति कुल बाजार पूर्ति का एक नगण्य भाग होती है तथा सभी क्रेता अपनी पसंद के बारे में एक मत होते हैं। इसी कारण बाजार पूर्ण होता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता तब प्रचलित होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका अर्थ है कि विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तथा किसी एक विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का बहुत थोड़ा अंश होता है। सभी क्रेता प्रतिद्वंदी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर फर्म अपनी वस्तुओं को बेच सकती है, वह कीमत निर्धारित नहीं कर सकती, अर्थात फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार या क्षैतिज होता है। स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति कहलाती है जिसमें एक वस्तु विशेष के अनेक क्रेता विक्रेता दोनों आपस में गलाकाट प्रतियोगिता करते हैं तथा संपूर्ण बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता एवं विशुद्ध प्रतियोगिता में अंतर। प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार विशुद्ध प्रतियोगिता का अर्थ उस प्रतियोगिता से है जिसमें एकाधिकारी तत्व पूर्णतया अनुपस्थित हों। पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में यह अधिक सरल तथ्य है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकार की अनुपस्थिति के अलावा अनेकों पूर्णताएं पाई जाती हैं। एकाधिकार से तात्पर्य केवल एक विक्रेता से होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता से तात्पर्य अनेक क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इसमें एकाधिकार की अनुपस्थिति को विशुद्ध प्रतियोगिता का नाम दिया गया है। इस प्रकार विशुद्ध प्रतियोगिता में निम्न लक्षण पाए जाते हैं: विक्रेताओं क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, वस्तु की एक रूपता होती है, फर्मों के उद्योग में प्रवेश करने और छोड़ने की स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता में और भी विशेषताएं हैं: बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधनों की पूर्ण गतिशीलता। इस प्रकार से हम इन समस्त विशेषताओं का उल्लेख करेंगे तथा इन विशेषताओं से पूर्व हम तालिका तथा रेखा चित्र द्वारा इसका स्पष्टीकरण करेंगे। जैसा कि तालिका में
मांग एवं पूर्ति अनुसूची को प्रदर्शित किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि वस्तुओं की कीमत तथा वस्तुओं की मांग में विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे डिमांड अर्थात मांग कम होती जा रही है, जबकि वस्तुओं की कीमत तथा उसकी पूर्ति में सीधा संबंध होता है। कीमत के बढ़ने के साथ ही साथ पूर्ति भी बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से कीमत तथा मांग के बीच का संबंध, कीमत तथा पूर्ति के बीच का संबंध को प्रदर्शित किया गया है। कीमत तथा मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, जबकि कीमत तथा पूर्ति के बीच जो है सीधा संबंध होता है। इस प्रकार से इस तालिका में जैसे जैसे कीमत बढ़ती चली जा रही है, मांग घटती जा रही है तथा पूर्ति बढ़ती जा रही है, जिसे हम रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र ए से स्पष्ट है कि मांग एवं पूर्ति एक दूसरे को जिस बिंदु पर स्पर्श करती हैं अर्थात काटती हैं, वहीं पर वस्तुओं की कीमत निर्धारित होती है। यहाँ पर OX पर अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा OY पर साम्य कीमत को दिखलाया गया है। DD तथा SS एक दूसरे को बिंदु E पर काटते हैं, जहाँ पर E साम्य अर्थात संतुलन का बिंदु निर्धारित होता है, जहाँ पर कीमत OP तथा वस्तुओं की मात्रा OQ है। उद्योग से तात्पर्य ये है कई फर्मों के समूह से मिलकर के एक उद्योग का निर्माण होता है और जो कीमत निर्धारित किया जाता है वही कीमत सभी फर्मों को स्वीकार करना पड़ता है। रेखा चित्र बी से स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत औसत आगम तथा सीमांत आगम दोनों ही एक समान होते हैं। यहाँ पर OX वस्तु की मात्रा तथा OY पर उसकी कीमत को दिखाया गया है। यहाँ पर वस्तुओं की कीमत OP है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है। जब उत्पादन OQ होता है तो कीमत OP रहती है, जहाँ पर P = AR तथा कीमत में बिना परिवर्तन किए हुए उत्पादन की मात्रा OQ1 हो जाती है, जिससे P = MR। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत P = AR = MR, जहाँ पर औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होती है। यहाँ पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उत्पादन की मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का मूल्य मांग एवं पूर्ति के साम्य बिंदुओं द्वारा स्थापित होता है तथा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साम्य बिंदु P = AR = MR, जहाँ पर औसत आगम सीमांत आगम तथा वस्तु की कीमत आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहीं पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक भी विशेषता 100% वास्तविक जगत में नहीं पाई जाती, परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार कृषि वस्तुओं, सोने, शेयर आदि के बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता के लक्षण पाए जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की पहली आवश्यक शर्त यह है कि बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए। क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या होने के कारण कोई भी विक्रेता अथवा क्रेता इस स्थिति में नहीं होता कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में एक क्रेता अथवा एक विक्रेता बाजार में मांग अथवा पूर्ति की दशाओं को प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए संपूर्ण बाजार में एक क्रेता या विक्रेता का योगदान नगण्य होता है, जिससे बाजार अप्रभावित रहता है। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए अधिक से अधिक क्रेता और विक्रेता होना आवश्यक है। वस्तु की समान इकाइयां, होमोजीनियस प्रोडक्ट। वस्तु का उत्पादन
समरूप होना चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्मों द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उसके रूप, रंग, आकार, प्रकार, डिजाइन, गुणवत्ता, पैकिंग, ट्रेडमार्क आदि में समानता से किसी क्रेता का वस्तु विशेष के लिए कोई अधिमान नहीं होता। एक वस्तु को पूर्ण रूप से दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है, अर्थात मांग की तिरछी लोच शून्य होती है। वस्तु की इकाइयों के बीच प्रतिस्थापन की लोच अनंत होगी। वस्तु को किसी भी विक्रेता से एक समान कीमत पर खरीदा जा सकता है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान। क्रेता विक्रेता को बाजार के बारे में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। क्रेताओं और विक्रेताओं में निकट संपर्क होने से प्रचलित मूल्य की जानकारी होती है, इसलिए कोई भी विक्रेता अधिक मूल्य नहीं ले सकता। यदि विक्रेता ऐसा करे तो या तो क्रेता उसे छोड़कर अन्य विक्रेताओं के पास चले जाएंगे। यही कारण है कि वस्तु का एक ही मूल्य संपूर्ण बाजार में प्रचलित रहता है। कोई विक्रेता वस्तु की प्रचलित कीमत से अधिक कीमत देकर वस्तु नहीं खरीदेगा और उसे वस्तु के गुण, आकार, रंग आदि सभी के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। यही कारण है कि बाजार में वस्तु की एक सामान्य कीमत पाई जाती है। फर्मों के प्रवेश व निष्कासन की स्वतंत्रता, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में उद्योगों में नई फर्मों को उद्योग से आगमन और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में यदि लाभ हो रहा है तो विक्रेता कभी भी एंट्री कर सकता है तथा कभी भी मार्केट से हानि की अवस्था में कभी भी निकल सकता है। नई फर्मों के आकर्षित होकर उद्योग में प्रवेश करेंगी, जबकि अल्पकाल में फर्मों को हानि होने से ऐसी फर्में उद्योग से निकल जाती हैं। स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के उद्योग में आने जाने पर किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता, कोई प्रतिबंध नहीं होता। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, साधनों की पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है, अर्थात साधन को एक उद्योग से दूसरे उद्योग में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। अतः उत्पत्ति का प्रत्येक साधन अपने सर्वोत्तम प्रयोग में रह करके अधिकतम पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है। सिंगल प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की केवल एक कीमत। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि वस्तु की केवल एक ही कीमत प्रचलित होती है। इससे अधिक कीमत लेने पर किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं होगी, मांग एकदम से शून्य हो जाती है। इस प्रकार से फर्म अथवा उद्योग किसी भी वस्तुओं की मूल्य को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मूल्य को बढ़ाने से उपभोक्ता किसी दूसरे व्यक्ति के पास उस वस्तु को खरीदने के लिए जा सकता है। अर्थात यदि मूल्य बढ़ गया तो उसकी मांग शून्य भी हो सकती है। हस्तक्षेप रहित नीति अर्थात स्वतंत्र व्यापार नीति। फ्री ट्रेड पॉलिसी, बाजार में गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सरकारी नियंत्रण बाजार दशाओं को प्रभावित नहीं कर पाता। यहाँ पर क्रेता एवं विक्रेताओं के बीच सरकार का किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं रहता। मूल्य वस्तुओं का घट रहा है या बढ़ रहा है, इसमें उसका किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं रहता। परिवहन लागतों की अनुपस्थिति, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता व विक्रेता दोनों एक दूसरे के इतने
समीप होते हैं, कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने या ले जाने की कोई लागत नहीं होती, अर्थात परिवहन लागत शून्य होती है। वस्तु की कीमत समान रहने की प्रवृत्ति होती है। परिवहन लागतों की अनुपस्थिति के कारण ही पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की जा सकती है। यदि बाजार में परिवहन लागतें मौजूद हों तो वस्तु की कीमत समरूप नहीं रह पाएगी। प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत ग्राही एवं मात्रा समायोजक होती है। फर्में उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों को स्वीकार करके कितनी भी मात्रा में वस्तुओं की विक्रय कर सकती हैं। गला काट प्रतियोगिता, इस बाजार में विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, जिससे अर्थशास्त्र में गला काट प्रतियोगिता अवधारणा के नाम से जाना जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक अवधारणा है। पूर्ण प्रतियोगिता की उपयुक्त दशाओं या विशेषताओं को जानने के पश्चात ये स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक जीवन में इस प्रकार की कोई दशाएं मौजूद नहीं हैं और न उसमें किसी भी प्रकार का कोई विचलन दिखाई देता है। ये दशाएं आदर्शतम स्थिति को प्रदर्शित करती हैं, जो कि वास्तविक एवं व्यवहारिक जगत में नहीं दिखाई देती। यही कारण है कि उक्त दशाओं की वास्तविक अनुपस्थिति होने से बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं में प्रतियोगिता पूर्ण नहीं होती है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक काल्पनिक अवधारणा है।